Welcome to all of you, my dear students, on my platform शुक्ला एंड कंपनी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ईवीएस क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें वायुमंडल और मैं स्थल मंडल पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। आज मैं जल मंडल प्रारंभ करने जा रहा हूं और जल मंडल के बाद जैव मंडल। जैव मंडल से ही हमारा ईवीएस की रियल क्लासेज स्टार्ट होंगी। आइए तो हम जल मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ये जल मंडल है। मैंने बताया था कि जो पर्यावरण क्षेत्र है वो 4 है: स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल और जैव मंडल। तो स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ा दिया है मैंने। अब आइए देखते हैं जल मंडल क्या है। जल मंडल, जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते हैं, जल का मंडल मतलब जल का क्षेत्र। भूमि पे, पूरी पृथ्वी पे वह क्षेत्र जहाँ पे जल हो, वो जल वाला जितना भी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? जल क्षेत्र या जल मंडल बोलते हैं। अब जल कैसे कैसे उपलब्ध होते हैं? नदियों में, तालाबों में, सागरों में, महासागरों में, कुओं में, भूमिगत जल, जल वाष्प के रूप में। बर्फ भी जल का ही रूप है, इसलिए बर्फ को ही जल मंडल में ही इंक्लूड किया जाता है। तो आप सोचिए कि इतने सारे जल के क्षेत्र हैं। अब आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पे मैंने आपको बताया था कि इधर 29% हिस्सा क्या है? भूमि है। क्या है? भूमि है। तो बचा कितना? 71% से 71% हमारा क्या हो जाता है? बताइएगा। 71% हमारा जल है। ये भूमि है, भूमि की ये पूरा लैंड मतलब अर्थ है। ये अर्थ का 29% हिस्सा क्या है? भूमि है। तो 71% हिस्सा क्या बचा? जल बचा। यही ना हुआ। और यदि फ्रैक्शन में बात किया जाए तो भूमि कितना है? 1/3 है। कितना है भूमि? 1/3 है। तो 1/3 जब भूमि हो गई तो ये कितना बची? ये 2/3 बची। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जल मंडल 71% अर्थात लगभग 2/3 हिस्से में है। क्या कहेंगे कि जल मंडल पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% या लगभग 2/3 हिस्से में है। और आप लोग जानते हैं जो भूमि है वो कितना है? 1/3 या 29% के बराबर है। देखिए, जो 1/3 या 2/3% में आप चेंज कर लेंगे तो ये 66.5% और ये 33%। 66 का मतलब 66.66 और ये 33.33% बनेगा। लेकिन इतना हमें नहीं सोचना है, ये लगभग की बात हो रही है। तो एग्जैक्ट परसेंट में 29 है भूमि और 71 क्या है? जल है। आइए देखते हैं और कुछ बातें। मैंने बताया कि जल मंडल में क्या क्या शामिल होता है। जल मंडल में सारे जल ग्रहण क्षेत्र जैसे सागर, महासागर, नदी, तालाब, भूमिगत जल जो जल भूमि के अंदर होते हैं, और उसके बाद आपके बर्फ भी जल के रूप के ही बर्फ जल के ही रूप माने जाते हैं। जो और ये जो जलवाष्प होते हैं आपके वातावरण में, वो भी जल के ही रूप माने जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जल 2 तरीके से हम बांट सकते हैं। एक ऐसा जल जो पीने योग्य हो, एक ऐसा जल जो पीने योग्य नहीं हो। तो जो पीने योग्य जल नहीं होता है वो लवड़ी या सागरी जल हो जाता है। साल्टी वाटर कहा जाता है। अब साल्टी वाटर जैसे सागर और महासागर का जल क्या हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो साल्टी है, लवड़ी जल होता है। तो इसी तरह पीने योग्य और न पीने योग्य कितना कितना जल है, आइए उसके बारे में जानते हैं। हमारे जितने भी जल, मान लीजिए जितना भी जल उपस्थित है उसको यदि 100% मान लिया जाए, जितना भी जल है यदि उसको पूरा 100% 100 मान लिया जाए तो 100 में से 97.5 हिस्सा 97.5% क्या है? लवड़ी है, सागरी जल है, साल्टी वाटर है। और 2.5% लगभग 2.5% क्या है? 2.5% पीने योग्य पानी है। उस 2.5% में 1% केवल बर्फ का ही हिस्सा है। 2.5% में 1% बर्फ का हिस्सा है। और बचा कितना? 1%। 1% में क्या है? सारा जल है। तो आप कह सकते हो पीने योग्य पानी 2.5% में 1.5% बर्फ है, 1% में सारा कुछ है। तो यदि मैं कहूं पीने योग्य पानी में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो आर्डर आपको बनाना पड़ेगा। तो आप कहोगे सबसे ज्यादा बर्फ है, उसके बाद भूमिगत जल होता है। कौन सा? भूमिगत जल। और उसके बाद अन्य सभी। ये पीने योग्य पानी है। ये क्या है? पीने योग्य।
पीने योग्य में सबसे ज्यादा कौन है? बर्फ की मात्रा है, ये कितनी है? 1.5% है। उसके बाद भूमिगत जल है लगभग 0.8% और अन्य सभी मिला के लगभग 0.2% के आसपास पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जल की क्या स्थिति है। अब आइए थोड़ा सा जल को पृथ्वी के दो हिस्सों में यदि बराबर देखा जाए तो क्या परिस्थिति बनती है। देखिए, पृथ्वी को यदि बीचों बीच जो रेखा काटती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है। क्या होता है? उत्तरी। और नीचे क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जल लगभग 60% और भूमि लगभग 40% होती है। उत्तरी गोलार्ध में जल 60% और भूमि 40% होती है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जल 80% और भूमि 20% होती है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है या उत्तरी गोलार्ध में जल ज्यादा है, तो आपको पता हो जाएगा कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें जल 80% है और उत्तरी गोलार्ध में केवल जल 60% है। ऐसा मुझे लगता है कि जल मंडल से इससे ज्यादा पीआरटी में क्वेश्चन नहीं बनता। जो प्राथमिक टीचर का जो सीटेट होता है इससे ज्यादा जल मंडल में नहीं बनता है। यदि आपको जूनियर लेवल पर जाना पड़ेगा तो जल मंडल में आपको सागर, महासागर, तालाब, नदियां, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, लेकिन हम पीआरटी लेवल पे इतना ही रखते हैं। इसके बाद आते हैं जय मंडल पे। जय मंडल, जय मतलब जीव, जीवों का मंडल। तो जीवों के रहने के लिए कुछ परिस्थितियों का होना अनिवार्य होता है। जीवों को रहने के लिए कुछ परिस्थितियों का होना अनिवार्य होता है। जैसे वायु का होना अनिवार्य है, जल का होना अनिवार्य है और जिसपे जीव रहते हैं उस भूमि का होना अनिवार्य है। हालांकि जीव वायवी और जली भी होते हैं पर जीव भूमि पे भी तो रहते हैं। तो इस तरह से जल का होना, वायु का होना और भूमि का होना जीव के लिए अनिवार्य है। इसलिए हम लोगों ने पहले जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल को पढ़ा था। आइए अब देखते हैं जय मंडल क्या है। जय मंडल वह क्षेत्र है जहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों मंडल मिलके एक जीवन को आकार देते हैं, एक जीवन को रहने की एक सरसुलभ व्यवस्था बनाते हैं, एक जीवन को रहने के लिए विभिन्न आयाम की रचना करते हैं। जैसे खाने के लिए भोजन, भोजन कहाँ से होगा? पृथ्वी से पेड़ पौधों के रूप में भोजन होता है। उसी तरह पीने के लिए जल, जल कहाँ है? जल मंडल में है। उसी तरह हमें सांस लेने के लिए वायु, वायु कहाँ है? वायुमंडल में है। हम श्वास के रूप में वायु को लेते हैं जिसमें अन्य सभी जितने भी गैसें होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं, पर ऑक्सीजन हमारे शरीर द्वारा ले लिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी रचना है। तो इस रचना को रचने के लिए जिन जिन मंडलों की आवश्यकता है वो मंडल हैं वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। इन तीनों मंडलों ने मिलकर एक नए मंडल की स्थापना कर दी, जय मंडल। जय मंडल वह मंडल है जिसमें जीवों का निवास होता है। जय मंडल को यदि हम ध्यान से देखें तो जय मंडल सभी मंडलों को मिक्स करने के बाद बना हुआ मंडल होता है। अर्थात जय मंडल में सभी चीजें होंगी। कौन कौन सी? वे चीजें जो सजीव रूप में हैं और वे चीजें जो निर्जीव रूप में हैं और वे चीजें जो मानव निर्मित हैं। कैसे? जीव जब होगा, मानव होगा तो अपनी भी संरचना को बनाएगा। ठीक है, तो जय मंडल की विस्तार की बातें देखते हैं। पृथ्वी का वह जल ग्रहण क्षेत्र जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल जीवन को संभव बनाते हैं, जय मंडल कहलाता है। यह जीवन को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जय मंडल क्या होता है? जीवन को जीने की एक संरचना, एक विभिन्न आयामों का निर्माण करता है। किसकी सहायता से करता है? वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल की सहायता से करता है। अब आइए हम देखते हैं इस जय मंडल की क्रियात्मक इकाई या इस जय मंडल की सबसे बड़ी जो परिस्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये परीक्षा में आपके कभी पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र वे तंत्र हैं जहाँ पर विभिन्न जीवधारी आपस में क्रिया करते हैं और जीवन को जीने के लिए
एक मार्ग का स्थापना करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वे तंत्र है जहाँ पे विभिन्न जीवधारी जीवन को जीने के लिए क्रिया करते हैं और एक मार्ग की स्थापना करते हैं। जीवन के जीने की क्रिया क्या है? देखिए, यदि मनुष्य है या कोई भी जीव है तो उसके जीने के लिए वायु चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए। ये सारे सिस्टम कहाँ पे है? जैवमंडल में है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र को जैवमंडल की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकृति या जैवमंडल की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? प्रकृति या जैवमंडल की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो प्रकृति या जैवमंडल की क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिक तंत्र है। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिक तंत्र है। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। आइए देखते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र की नाम किसने दिया? सन 1935 में एजी टेंसले ने। किसने? एजी टेंसले ने। ये भी पूछा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र के जनक किसको कहा जाता है? तो एजी टेंसले को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र 1935 में एजी टेंसले द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब इसका देखिए अध्ययन करना क्या कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र का जो अध्ययन होता है इसको इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोसिस्टम का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? ये भी कई बार पूछा हुआ है। अर्नेस्ट हैकल ने दिया। देखिए यहाँ लिखा होगा, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। पारिस्थितिकी शब्द का किसने चुनाव किया? पारिस्थितिकी शब्द किसकी देन है? अर्नेस्ट हैकल की देन है। और पारिस्थितिकी तंत्र किसकी देन है? एजी टेंसले की देन है। तो आपको दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण तैयार हो गए। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना या इसके कॉन्सेप्ट को किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया। और पारिस्थितिकी शब्द की रचना किसने की? इकोलॉजी की अर्नेस्ट हैकल ने की। ठीक है, अब देखते हैं ये एक शब्द और है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई या जीवमंडल की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं। अब एक शब्द लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट में टेट में आया हुआ है, यूपी टेट में, कि उष्णकटिबंधीय परितंत्र सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र होता है। ये क्यों ऐसा कहा गया? उष्णकटिबंधीय परितंत्र सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र होता है। जब आपको अलग अलग परितंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात और अच्छे समझ में आएगी। फिलहाल इतना समझिए कि उष्णकटिबंधीय तंत्र एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ पे सर्वाधिक जीवों के उत्पन्न होने की परिस्थिति को पैदा किया जाता है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे जल का भाग बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे उमस बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी। और ये चीजें मिलकर जीवन को, अलग अलग जीवों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमेजन का जंगल, ब्राजील में। अमेजन का जंगल कहाँ पे है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही है। ठीक है, वहां पे विभिन्न विभिन्न जीव पाए जाते हैं। आप सुने होंगे कि हमारे जो साउथ इंडिया है उसमें एक साइलेंट वैली है, केरल में। साउथ इंडिया के केरल में एक साइलेंट वैली है, शांत घाटी। वहां पे सबसे ज्यादा पारिस्थितिक विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह क्षेत्र लगभग इक्वेटर के पास में पड़ता है, नीचे है, वहां पे उमस खूब होती है, खूब पानी है, और ऐसी परिस्थिति का वहां पे संरचना होता है कि जीवों के उत्पन्न होने की दशाएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए वहां पे पारिस्थितिक विभिन्नता बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब आइए देखते हैं इससे घटक क्या है। पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं। अब आप देखिए जैवमंडल में कौन कौन रह रहा है? जीव रह रहे हैं, पेड़ पौधे रह रहे हैं, समझ में आई बात? वायु रह रहा है, जल रह रहा है, भूमि रह है, सभी तो इसी जैवमंडल में है। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रकृति ने प्रदान की हो और निर्जीव अवस्था में उसे क्या कहते हैं? अजैविक कहते हैं। जो प्रकृति ने प्रदान की हो और सजीव अवस्था में उसको क्या कहते हैं? जैविक कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। और जो मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है। यही चीजें तो हैं पूरे जैवमंडल में। इसलिए जैवमंडल के दो घटक हो गए। जैवमंडल कितने घटक? दो घटक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको या लिख लीजिए आप लोग। देखिए इसके
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दो तरह घटक होते हैं, एक जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है। जैविक घटक को बायोटिक कहते हैं और अजैविक को अबायोटिक कहते हैं। ठीक है। जैविक घटक में क्या आता है, यदि इसको हम सभी चीजों को बांटे तो हम तीन रूप में बांट सकते हैं। एक होता है आपका उपभोक्ता, होता है एक उपभोक्ता होता है और तीसरा अपघटनकर्ता होता है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक जो स्वयं भोजन बनाता है, जैसे पादप, इसमें पादप जगत आ गए। कितने आ गए, कौन आ गए इसमें, पादप जगत। पादप भी तो जैविक ही होता है क्योंकि प्रकृति ने पाया और उसमें जीवन है। पादप यानी जो स्वयं भोजन बनाता है। अब आते हैं उपभोक्ता पे। उपभोक्ता तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो उपभोग करते हैं, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वो उत्पादक पे निर्भर होते हैं। इसमें होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और अपघटनकर्ता एक उत्पादक के बाद जब इसके बच जाते हैं वेस्टेज आइटम, तो वो होते हैं अपघटनकर्ता, स्कैवेंजर बोलते हैं उसको। स्कैवेंजर एक्चुअली दूसरा कुछ होता है, ये अपघटन करते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अब जैविक के बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें फूड चेन आता है, एनर्जी चेन आता है, उसमें आपके पिरामिड आते हैं, इन सबके, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज यहीं तक रखते हैं और आप लोग अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।